हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं, 3-4 मिनट, एंड देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले 21-22 बोल रहे हो? ओके, वो कर देते हैं।
अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस दिया है तो O2 लेने का या O2 एंड N2। ऑक्सीजन गैस है तो O2, नाइट्रोजन गैस है तो N2। स्टार्ट करें क्या? गेट इक्विप टू जेई एडवांस का जो अभी बचा हुआ सम्स है, पहले सिंगल चॉइस करेंगे, अगर टाइम रहेगा देन मोर देन वन पर चलेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, थोड़े और ज्यादा जो मतलब हमारे पास कुछ मेनली जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो हमने लास्ट टाइम कर लिए थे, और थोड़े से स्लाइटली जिनमें ऑलमोस्ट सभी को डाउट है वो ले लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 से 24 वाले कर लेते हैं, देन फिर बचे क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, क्योंकि 19 के आगे वाले में भी कुछ कुछ को डाउट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। तो उसमें हमें बोला 0.65 मोलार BaCl2 0.65 molar BaCl2 solution is prepared by dissolving pure solid BaCl2.2H2O। तो BaCl2.2H2O लिया है। अब डिटरमाइन मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट dissolved per milliliter of solution and mass of anhydrous BaCl2 present per milliliter of solution। तो देखो BaCl2 का जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो 0.65 मोलार दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है वो कितना है और एनहाइड्रस सॉल्ट कितना है, दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम जो है तो देखो क्या बोल रहा है, पर मिलीलीटर की बात कर रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या लेंगे यहाँ पर, 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर मतलब 10⁻³ लीटर। now मोलरिटी दिया है एंड वॉल्यूम भी दिया है, तो मोलरिटी एंड वॉल्यूम को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 क्या होगा, यस दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट कर रहे हैं, 29 से 24 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 19 से 24 वाला अभी कर लेते हैं, देन बचे क्वेश्चन एक साथ लेते हैं 1 से। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा, 0.65 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो गए मोल्स ऑफ BaCl2। नाउ वेट ऑफ BaCl2 क्या आएगा, सो वेट ऑफ BaCl2 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास कर देंगे। तो BaCl2 का जो मोलार मास है वो क्या है, 208। ओके, सो दिस इज वेट ऑफ BaCl2। वेट ऑफ BaCl2 आ गया। और क्या चाहिए, हमें चाहिए BaCl2.2H2 का वेट। तो देखो एक्चुअल में क्या है, जितने BaCl2 के मोल्स होंगे उतने ही BaCl2.2H2 के मोल्स होंगे, बिकॉज एक BaCl2.2H2 में एक ही BaCl2 होता है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2
डॉट 2H2O इज इक्वल टू क्या होगा, उतना ही सेम मोल्स हो जाएगा, दैट इज 0.65 इंटू 10⁻⁻³ तो ये मोल्स ऑफ BaCl2 आ गए, तो वेट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सो वेट ऑफ BaCl2 डॉट 2H2O इज सेम मोल्स क्या होंगे। अब तुम मुझे बताओ कि एक BaCl2 डॉट 2H2O लूंगा अगर मैं, तो मतलब मान लो BaCl2 डॉट 2H2O का एक लिया मैंने, तो उसमें BaCl2 कितना है बताओ। अगर BaCl2 डॉट 2H2 का एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें BaCl2 के कितने मॉलिक्यूल हुए, एक हुए ना, तो सेम आए ना, समझ आया। तो जितने BaCl2 के हैं उतने BaCl2 डॉट 2H2 के, सो वेट ऑफ BaCl2 डॉट 2H2 क्या होगा, 0.65 इंटू 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो BaCl2 का 208 था, डॉट 2H2O की वजह से कितना और आ गया, 36 और आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 244 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या नहीं समझे विश्वा? मोल्स पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आया वो तो पता चल गया ना, BaCl2 का मोल्स कैसे आया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से आया। तो BaCl2 का मोल्स आ गया ना, BaCl2 डॉट 2H2O के मोल्स सेम क्यों होंगे, हम ये बता रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं BaCl2 डॉट 2H2O का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, सर क्वेश्चन की सेकंड लाइन का मतलब बताओ ना, सेकंड लाइन का मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में डिटरमाइन द मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब 2H2O वाला सॉल्ट, डिटरमाइन मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब BaCl2 डॉट 2H2O सॉल्ट डिजॉल्व पर मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 ml का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें कितना वेट ऑफ BaCl2 डॉट 2H2 होगा, ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन का मतलब है। इसके साथ साथ एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब उसमें डॉट 2H2 वाला पार्ट नहीं होगा, मतलब BaCl2, समझ आया। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब BaCl2 डॉट 2H2 का वेट निकालना है, और एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब विदाउट H2 वाला मतलब BaCl2 का वेट निकालना है, किसमें, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में, समझ आया क्वेश्चन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर BaCl2 डॉट 2H2O का एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें BaCl2 का कितना मॉलिक्यूल होगा, एक ही होगा ना, BaCl2 का कितना मॉलिक्यूल होगा, एक ही होगा। ओके, तो दोनों के मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, जितने BaCl2 के मोल्स होंगे उतने BaCl2 डॉट 2H2O के मोल्स होंगे। अरे अब व्हाट अबाउट वाटर, तो मैं यार तुम मुझे ये बताओ कि जब मैं बोलता हूं कि यार BaCl2 जो है, मान लो इसके मेरे पास एक है, एक मॉलिक्यूल है, तो Ba का कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ। अगर BaCl2 का एक मॉलिक्यूल है तो Ba का कितना होगा, एक। अब तुम ये क्यों नहीं, मैं ये बोलता हूं व्हाट अबाउट Cl, व्हाट अबाउट Cl, सुनाया। तो बी हमें तो हम तो Ba की बात कर रहे हैं, Cl के कितने तो हैं, है ना, दोनों के इंडिविजुअली निकाल सकते हो, ऐसा थोड़ी कि 1 + 2 = 3 तो BaCl2 के 3 हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में कितना है वो देखना है हमें। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ओके, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, नाउ 20 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो तो इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1.36 मोलर HCl सॉल्यूशन शुड बी एडेड to 200 ml of 2.4 molar HCl solution and finally diluted to 500 ml so that molarity of final solution is 1.24। तो देखो
1.36 मोलार सॉल्यूशन है, मान लो इसका वॉल्यूम ले लिया हमने V1। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी कितना है 2.4 है, एंड वॉल्यूम उसका कितना है 200 ml। अब ये दोनों सॉल्यूशन को तुम क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, एंड मिक्स करके जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी 1.24 मोलार है। इसके साथ साथ यहाँ पर डाइल्यूट भी किया गया, मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद डाइल्यूट किया था, और डाइल्यूट करने के बाद 1.24 मोलार आया था। इसका जो वॉल्यूम है कितना है 500 ml है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 500 ml। तो देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा 1.24 दिया है, वो क्या होना चाहिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मोल्स, तो देखो फर्स्ट वाले से कितने मोल्स आए 1.36 इंटू V1, ठीक है, और सेकंड वाले से कितने आएंगे, सेकंड वाले से 2.4 इंटू 200, तो ये रिजल्टेंट क्या हो गए, ठीक है, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या हो गए मिलीमोल्स हो गए। ओके, अब ऊपर मिलीमोल्स हम ले रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम किस में लेना चाहिए मिलीलीटर। अब देखो एक का V1 वॉल्यूम लिया, दूसरे का 200 है ना, तो V1 प्लस 200 हो गया, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हमने डाइल्यूट भी कर दिया था, एंड डाइल्यूट करने के बाद 500 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो रिजल्टेंट मोल्स कितने हैं, एक से हमारे पास ये मोल्स आए, दूसरे मिलीमोल्स, और दूसरे से इतने मिलीमोल्स आए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मिलीमोल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो टोटल हमारे पास हो गए ऊपर है ना, ये HCl के मिलीमोल्स है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 500 ml है। हमने देखो ऊपर मिलीमोल्स लिया, दैट्स वाई नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहा है। अगर हम ऊपर मोल्स लेते हैं ना तो नीचे वॉल्यूम लीटर में लेना चाहिए। ऊपर मोल्स है तो नीचे वॉल्यूम लीटर में, ऊपर अगर तुम मिली मोल्स ले रहे हो तो डिवाइड जो करोगे वो मिलीलीटर वाला वॉल्यूम करोगे। तो बस इसको सॉल्व करना है और तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो उसमें देखो क्या बोला है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट क्या है C6H5CO के, by the action of potassium permanganate as follows। तो रिएक्शन जो है इसे बनाने की वो क्या है, हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं चलो। तो रिएक्शन जो है वो क्या दिया है C6H5CH3 प्लस KMNO4 will give C6H5COOK plus MnO2 plus KOH plus H2O। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। नाउ इफ द यील्ड of potassium benzoate cannot be realistically to be expected to be more than 71%, मतलब 71% इस रिएक्शन का यील्ड है। What is the minimum number of grams of toluene? This is toluene, C6H5CH3 is toluene। तो उसके मिनिमम कितने ग्राम हम लें जिससे कि 11.5 ग्राम ऑफ C6H5COOK बने। मान लो हमने इसका x ग्राम लिया, इसका कितना ग्राम लिया x ग्राम, तो कितने मोल्स लिए हमने, तो मोल्स हमने लिए x डिवाइड बाय मोलार मास। तो इसका मोलार मास क्या है C6H5CH3
92, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके। अब देखो C6H5CH3, अच्छा सबसे पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है ना, तो बैलेंस कैसे होगी? KMnO4 के आगे 2, अभी बैलेंस है। ट्वाइस MnO2, अभी बैलेंस है क्या? ठीक है, बैलेंस है कि नहीं? ओके, तो मोल्स देखो, अब देखो C6H5CH3 का 1 मोल जो है C6H5COOK का 1 मोल देता है ना, तो दोनों के सेम मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H5 COOK कितना होगा बताओ? तो उसके मोल्स आने चाहिए X/92, बट वो कब आता? जब हमारे पास परसेंटेज यील्ड 100% होता। ओके, अगर 100% यील्ड होता तो इतने मोल्स आते, बट यील्ड 100% नहीं है, कितना है? 71%। तो हमारे पास इसका जस्ट 71% बनेगा। ओके, अगर 100% यील्ड होता तो उतने ही मोल्स आ जाते, बट यील्ड 71% है तो इतने ही मोल्स आएंगे। ओके, तो मोल्स इतने आएंगे तो वेट क्या होगा? तो वेट के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। मोलार मास क्या है? C6H5COOK का 160, पक्का ना? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो मोलार मास अगर 160 है, पोटेशियम बेंजोएट यही है, C6H5COOK जो है वही पोटेशियम बेंजोएट है। तो ये वेट हमें कितना दिया है? कितना आया ये वेट? 11.5 आया। तो इसे सॉल्व करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। ओके, इसे जब सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। x आ रहा है 9.3। क्लियर है सभी को? तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, ए मिक्सचर ऑफ CuSO4.5H2O मिक्सचर किसका? CuSO4.5H2O एंड MgSO4 का है। MgSO4.7H2O is heated until all the water is driven off। तो इसको हीट किया और सारा वाटर निकल गया। Now if 5 gram of a mixture gives 3 gram of anhydrous salt,
व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ CuSO4.5H2O इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो मान लो इसका हमारे पास x ग्राम है, मोल से वेट निकालने के लिए ना C6H5COO जो है ना, उसका मोलार मास 160 है। मोल्स आ गए थे हमारे पास, मोल से वेट निकाला, तो वेट निकालने के लिए मोलार मास से मल्टीप्लाई किया, मोलार मास 160 था। नाउ x ग्राम हम इसको मान लेते हैं और y ग्राम जो है MgSO4.5H2O को मान लेते हैं। तो देखो दोनों का मतलब मिला के 5 ग्राम है या नहीं है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इम्प्योरिटी हो, तो डिपेंड करता है हमारे पास इक्वेशन कितनी बन रही है उस पर। तो दोनों को हीट किया और हीट करके क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो CuSO4.5H2O will give CuSO4 प्लस 5H2O। तो मोल्स कितने होंगे, तो x वेट है डिवाइड में मोल्स के लिए क्या करेंगे, मोलार मास। तो इसका मोलार मास क्या होगा, टू 49.5। तो इसके मोल्स आ गए। नाउ CuSO4 के भी सेम मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ CuSO4 के मोल्स आ गए। सिमिलरली MgSO4.7H2O जो है उसको हीट करेंगे। MgSO4 प्लस 7H2 आ जाएगा उधर से। नाउ इसके मोल्स कितने होंगे, y वेट है डिवाइड बाय मोलार मास। तो इसका मोलार मास क्या हो जाएगा, 246 है क्या, टू 46 ये शायद, चेक कर लो फिर भी। तो इसके इतने मोल्स आ जाएंगे 120। 120 थोड़ी होगा यार, MgSO4 का 120, MgSO4 का 120 हो रहा होगा, .7H2 भी है ना। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए। ठीक है, नाउ दोनों के मोल्स आ गए, वेट कितना होगा, तो वेट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास कर देते हैं। तो x डिवाइड बाय 249.5 ये थे हमारे पास CuSO4 के मोल्स, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो CuSO4 का मोलार मास क्या है, Cu का 63.5 है और जो SO4 है उसका 96 है, तो ये 159.5 होता है। तो ये वेट हो गया CuSO4.5H2O का। इसके अलावा MgSO4 का मोलार मास अभी किसी ने बताया ही था 120। तो MgSO4 के मोल्स कितने, y बाय 246, तो y बाय 246 ये मोल्स हो गए MgSO4 के इंटू मोलार मास 120। तो दोनों का वेट अगर हम ऐड करेंगे तो ये वेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। उन्होंने क्या बोला है कि जब हीट किया तो वाटर निकल गया, और जो एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब विदाउट वाटर जो बचा है उसका वेट कितना है, 3 ग्राम है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया, दोनों का वेट मिला के कितना होना चाहिए, 3 ग्राम। अब देखो ये तो एक ही इक्वेशन आया है और कोई इक्वेशन आया ही नहीं, दोनों ने बट इक्वेशन एक है, तो फिर क्या करें। तो हमारे पास इम्प्योरिटी जो है वो नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को हमें क्या करना है, यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब इस केस में जो हमें 5 ग्राम दिया है वो CuSO4.5H2 एंड MgSO4.7H2 का ही दिया।
कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 5 ग्राम होगा। ओके, सो ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा और y मिल जाएगा। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O। तो वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली होगा वेट ऑफ CuSO4 डॉट 5H2 मतलब x डिवाइड बाय टोटल वेट जो कि है 5 मिक्सचर का इंटू 100। तो हमें एंड में ये निकालना होगा। क्लियर है? सो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। ओके, आगे चले। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। देखो क्या है, हमारे पास ये एक ही इक्वेशन आई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए थे, ये CuSO4 के मोल्स आ गए थे, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास किया तो CuSO4 का मास आ गया। ये MgSO4 के मोल्स आ गए थे, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, मोलार मास किया तो MgSO4 का वेट आ गया। तो CuSO4 का वेट और MgSO4 का वेट मिला के उन्होंने 3 दिया है। कैसे पता 3 दिया, उन्होंने बोला है कि एनहाइड्रस सॉल्ट जो बचा है उसका वेट कितना है, 3 है। तो दोनों एनहाइड्रस बचे थे तो वेट 3 ग्राम है। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया, लेकिन इक्वेशन देखो एक ही बना है लेकिन अननोन दो है, एक तो y भी है और एक क्या है, x है। तो दो अननोन है बट इक्वेशन क्या है, एक है। तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो वो दूसरी इक्वेशन कहां से आ सकती है, जो हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था ना कि x ग्राम हमारे पास क्या है, CuSO4.5H2 एंड y ग्राम MgSO4.7H2 उधर से आ सकता है। तो दोनों का वेट जो है वो मिला के फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी दूसरा इक्वेशन आ सकता है। उन्होंने दोनों का वेट मिला के 5 तो दिया है, बट साथ साथ उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इम्प्योरिटी है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर इम्प्योरिटी मान के चले तो फिर क्या है, ये इक्वेशन नहीं आएगा, ये वाला इक्वेशन नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर इम्प्योरिटी को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, तभी इक्वेशन आ सकता है और ये दोनों इक्वेशन को मिला के एक्स और वाई का वैल्यू आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो एस्प्रिन जो है उसका फॉर्मूला है C9। इक्वेशन 1 कैसे आया, इक्वेशन 1 आया था CuSO4, वही तो मैंने बताया ना, उन्होंने क्या बोला कि एनहाइड्रस सॉल्ट जो है उसका वेट मिला के 3 ग्राम है। तो एनहाइड्रस सॉल्ट कौन सा बचा, एक तो CuSO4 बचा और एक MgSO4 बचा, दोनों से H2 निकल गया। तो ये CuSO4 के मोल्स क्या होंगे, जितने इसके मोल्स थे, एंड MgSO4 के मोल्स क्या होंगे, जितने इसके मोल्स थे, बिकॉज 1:1 रेशियो है। तो दोनों के मोल्स आ गए ना, दोनों के मोल से हमने क्या निकाला है, दोनों का वेट निकाला मल्टीप्लाई बाय मोलार मास करके, एंड दोनों का वेट निकाल लिया, देन ऐड कर दिया, तो 3 आना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23। सो एस्प्रिन जिसका फॉर्मूला है C9H8O4 is prepared by heating salicylic acid C7H6O3 with acetic anhydride मतलब C4H6O3, जो कि हमें रिएक्शन दिया भी हुआ है। तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या, वो लिख लेते हैं पहले। तो रिएक्शन है C2H4 सॉरी रिएक्शन है C7H6O3 प्लस C4H6O3 will give C9H8O4 प्लस C2H4O2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो बैलेंस है क्या, इक्वेशन देख लेते हैं। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ओके, सो बैलेंस रिएक्शन है।
नाउ क्या बोला है कि व्हेन 2 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड, सैलिसिलिक एसिड जो है मींस कौन सा C7H6O3, इसका कितना ग्राम, 2 ग्राम जो है उसको जब हीट करेंगे तो व्हेन 2 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड विद 4 ग्राम ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसका है 4 ग्राम। इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ एस्प्रिन इज 2.1, जो एस्प्रिन बना है, एस्प्रिन मतलब C9H8O4, तो ये कितना बना है 2.1 ग्राम बना है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, तो देखो परसेंटेज यील्ड के लिए मतलब किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज, बिकॉज वही कंप्लीटली रिएक्ट करने वाला होता है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज यील्ड देखते हैं। तो देखो मोल्स देख लेते हैं पहले दोनों के कितने हैं, तो 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास कितना है इसका, तो इसका मोलार मास है आई थिंक 138, तो ये इसके मोल्स हो गए। एंड C4H6O3 के कितने मोल्स होंगे, 4 डिवाइड बाय मोलार मास, तो इसका मोलार मास आई थिंक 102 है, तो इसके मोल्स हो गए। ठीक है, दोनों के मोल्स आ गए। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल मोल्स जो होते हैं उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। दोनों का देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1 है, 1 है ना दोनों का, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल्स को जब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो सेम यही वैल्यू मिलेगी। तो छोटी वैल्यू किसकी है, फर्स्ट वाले की वैल्यू जो है वो छोटी है। देखो फर्स्ट वाला एक्चुअली क्या है 1 अपॉन, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज 1 अपॉन 69, ठीक है, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये 2/51 हो गया है ना, या फिर 1 अपॉन 25.5 हो गया। ओके, सो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, छोटा है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट ही है, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में हम रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखो जब ये पूरा रिएक्ट कर जाता, ये जब पूरा रिएक्ट कर जाता तो कितना बनता, 2/138 मोल्स बनता, ठीक है, लेकिन वो पूरा रिएक्ट नहीं किया है, वो पूरा रिएक्ट नहीं किया है, तो मैं बोलता हूं मान लो परसेंटेज यील्ड जो है वो x है, x परसेंटेज यील्ड है। क्लियर है, तो मुझे उस x की वैल्यू निकालनी है कि x क्या है, तो निकाल लेते हैं। देखो सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C9H8O4 कितना होगा भाई, वो होना चाहिए 1/69, 100% यील्ड के लिए, लेकिन 100% यील्ड नहीं है, मैं बोल रहा हूं कितना परसेंट यील्ड है, x% है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, x/100 करेंगे। ओके, तो अब ये तो परसेंटेज आ गया, तो वेट क्या होगा, वेट के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। ओके, सो ये क्या है, x डिवाइड बाय 69 इंटू 100 इंटू मोलार मास से मल्टीप्लाई करना है, तो मोलार मास कितना है, मोलार मास आई थिंक 180 है। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करके वेट एक्चुअली कितना दिया है उन्होंने, उन्होंने वेट दिया 2.1, वेट कितना दिया है 2.1 दिया है, तो इसको सॉल्व करके x आ जाएगा, x कितना आ रहा है, $80.5। ओके, सो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा 23। क्लियर है सभी को, परसेंटेज यील्ड किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, बिकॉज वही कंप्लीटली रिएक्ट होने वाला था अगर 100% यील्ड होता तो, जो एक्सेस में है वो तो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता है। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। क्या नहीं समझा इसमें? ये फर्स्ट वाले के मोल्स हो गए, सेकंड वाले के मोल्स हो गए, ठीक है, जिनको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं? इनिशियल मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स इसके ये हैं, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो सेम वैल्यू आई। इसके इनिशियल मोल्स ये हैं, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसकी भी सेम वैल्यू आई। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू लिस्ट होती है। तो 1/69 ऑब्वियसली छोटा है किससे? 1/25.5 से। दैट्स व्हाई ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ओके, नाउ लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसी के रेस्पेक्ट में हम मोल्स मतलब कैलकुलेशन करते, तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनते हैं, तो इतने मोल से कितने बनते? इतने ही बनते। लेकिन ये कब बनते हैं? जब 100% यील्ड होता। हमने यील्ड को कितना मान लिया? x% मान लिया, तो जस्ट उसका क्या बनेगा? x% बनेगा। तो ये मोल्स आ गए। नाउ मोल से वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो ये वेट आ गया, जो कि उन्होंने ऑलरेडी हमें 2.1 दे दिया है, कितना वेट बना है, तो उसके इक्वेट कर दिया और x निकाल लिया। ओके, समझा भी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एन एलिमेंट x forms an iodide Xi3 and chloride XCl3। लेकिन बाद में वो क्या बोल रहा है? The iodide is quantitatively converted to chloride when it is heated in a stream of chloride. If 0.5 gram of Xi3 is treated, 0.2360 gram of XCl3 is obtained. Calculate atomic weight of the element। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो हमें Xi3 जो है वो दिया है, और उसका क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, एंड उसके बाद क्या बन रहा है? XCl3 बन रहा है एंड I2 बन रहा है। तो इसका 0.5 ग्राम जो है इसका कितना बना रहा है? 0.2360 ग्राम बना रहा है। तो देखो हम यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, मतलब दोनों के सेम मोल्स होने चाहिए। ओके, तो इसके मोल्स क्या होंगे? 0.5 डिवाइड बाय मोलार मास क्या लें? तो x का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, सॉरी x का एटॉमिक मास जो है हम कुछ ले लेते हैं। मान लो x का एटॉमिक मास हमारे पास a है, तो a प्लस I3, तो आयोडीन का क्या होता है? 127 होता है ना। सो ये इसका मोलार मास हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एंड XCl3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 0.2360। ये क्या हो गया? वेट हो गया, डिवाइड बाय मोलार मास। तो मोलार मास क्या है? x का हम ऑलरेडी a मान चुके हैं, Cl 3 है, तो 3 इंटू 35.5, ये इसके मोल्स हो गए। नाउ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्लियर है क्या? तो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
चले आगे। देखो दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों के मोल्स सेम होने चाहिए। तो जो वेट है ना, वेट, उसके थ्रू हमने मोल्स निकाल लिए। तो मोल्स निकालने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर एज्यूम किया है एटॉमिक मास ऑफ ए, सॉरी एक्स, उसको ए ले लिया है। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ एक्स, तो उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया है, ए एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो xi3 का मोलार मास क्या होगा, a प्लस 3 टाइम्स ऑफ i का मतलब 127। तो xi3 के मोल्स आ गए। सिमिलरली xCl3 के मोल्स निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xCl3 का मोल्स आ जाएगा, दोनों के मोल्स आ गए। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। किसी ने बताया कि a की जो वैल्यू है वो 139 आ रही है। ठीक है, सो सॉल्व करके a क्या मिलेगा, 139, मतलब एटॉमिक वेट ऑफ x जो है वो क्या होगा, 139 होगा। क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं हम। तो अभी स्टार्टिंग से ले लेते हैं यार, क्योंकि बीच बीच से करेंगे फिर वो नहीं होगा। ठीक है, मेन मेन जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को जिसमें डाउट हो सकता है वो हमने बता दिए। अब स्टार्टिंग से ले लेते हैं, और जिसकी डाउट हो वो क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, उसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दिया है, एंड उसका जो मास रेशियो 14:3 है। ठीक है, तो एक मिनट सर, मैंने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट लेके किया तो आंसर बहुत अलग आया, बट मेरा प्रोसीजर राइट था। तो सर क्या कितना अप्रोक्सीमेट करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है, तुमने ज्यादा तो अप्रोक्सीमेशन नहीं कर दिया। अच्छा, कोई बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन सर ने करा दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया है क्या? करा दिया तो हम छोड़ सकते हैं इसको। आदित्य बोल रहा है नहीं कराया, कराया है कि नहीं कराया? सौम्या बोल रहे हैं नो, कुछ लोग बोल रहे हैं कराया, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कराया। तो आई थिंक किसी बैच में हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा, तो करवाना ही पड़ेगा। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है, N2 एंड H2 जो है उसका दे दिया है हमें मास रेशियो 14:3। तो N2 एंड H2 का मास रेशियो है, मान लो इसका 14 A ग्राम हमें दिया है, और इसका 3 A ग्राम दिया है। ओके, हो गया ना 14:3 मास रेशियो। तो मोल्स का रेशियो क्या होगा, मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, मतलब मोल्स क्या हो जाएंगे, 14A by 28, ये इसके मोल्स हो गए। दैट इज नथिंग बट A/2, एंड H2 के कितने मोल्स होंगे, 3A डिवाइड बाय मोलार मास क्या है 2, तो ये इसके मोल्स हो गए। ठीक है, नाउ दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों का रिएक्शन जो है वो क्या है, तो N2 प्लस 3H2 gives twice NH3। N2 के मोल्स हैं A/2, H2 के मोल्स है 3A/2, एंड NH3 के इनिशियली मोल्स 0 है। ये इनिशियली मोल्स है। अब देखो वो बोल रहा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम अमोनिया वाज फाउंड टू बी 40% बाय मोल्स। तो अब देखो यहां से हम देख सकते हैं कि कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है।
N2 का A/2 डिवाइड बाय सर आपने ए को क्या कंसीडर किया? कुछ नहीं, ऐसे ही रेशियो है ना, मतलब हमें ये थोड़ी है 14 ग्राम है और 3 ग्राम है ना, हमें ये नहीं पता, ए कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो क्या आएगा? 14:3 आएगा। ओके, हम 14 ग्राम और 3 ग्राम थोड़ी ले सकते हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है 14:3 में। तो इसलिए हमने ए कोई किसी एक कांस्टेंट के टर्म्स में हमने इसको ले लिया कि ए कोई तो एक वैल्यू है, उसके टर्म्स में ले लिया। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 14:3 आएगा। अब देखो यहां से अगर हम देखें रिएक्शन अगर कंप्लीट होती ना, तो देखो लिमिटिंग रेजेंट कोई नहीं है क्या? A/2 डिवाइड बाय 1, 3A/2 डिवाइड बाय 3, दोनों का रेशियो जो है वो सेम ही है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है उसी रेशियो में मोल्स है। तो ये रिएक्शन अगर कंप्लीट होती तो दोनों रिएक्ट कर जाते और NH3 पूरा पूरा बनता। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि NH3 जस्ट 40% मिला, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट कर जाते, क्योंकि जितना स्टोइचियोमेट्रिकली हमें चाहिए था उतने ही इनके मोल्स दिए, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है यहाँ पर। तो अमोनिया बन जाता पूरा एक पूरा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खत्म हो जाते। तो अमोनिया बन जाता तो 100% रहता मिक्सचर में, लेकिन उसने क्या बोला है? 40% ही है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, इनके कुछ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं बस, मतलब कुछ मोल्स बचे हुए, कुछ रिएक्ट कर गए। समझाया? तो कितने मोल्स रिएक्ट किए? एक्स मान लेते हैं उसको, तो रिएक्टेड ठीक है, तो मान लो नाइट्रोजन के एक्स मोल रिएक्ट किए, नाइट्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट किए? एक्स किए। तो हाइड्रोजन के कितने करेंगे? देखो नाइट्रोजन का 1 जब करता है तो हाइड्रोजन के 3 करते हैं, है ना। नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं? 3 करते हैं। तो एक्स से कितने करेंगे बताओ? 1 मोल से करता है 3 मोल, तो एक्स से कितना करेगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 3 है ना, तो 1 से करता है 3, तो एक्स से करेगा 3x। ओके, ये तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे फिर? ठीक है, तो अमोनिया का देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो जब नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है तो अमोनिया का 2 मोल बनता है। 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो x से कितना बनेगा? 2x बन जाएगा। ओके, तो ये मोल्स आ गए। अब देखो फाइनली होंगे कितने? तो इनिशियली नाइट्रोजन के A/2 मोल्स थे, उनमें से x मोल रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने? A/2 माइनस x, कितने बचेंगे? हाइड्रोजन के इनिशियली 3A/2 थे, उनमें से कितने रिएक्ट कर गए? 3x रिएक्ट कर गए, तो कितने बचे? 3A/2 माइनस 3x। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो मेरे पास 10 रुपये थे, ठीक है, अब मैंने 10 रुपये में से किसी को 4 रुपये दे दिए। मैंने 10 रुपये में से किसी को, अच्छा, जिसको मैंने 4 रुपये दिए उसके पास पहले कुछ नहीं था, ठीक है, तो मेरे पास 10 रुपये थे, उनमें से मैंने 4 रुपये दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 10 माइनस, मैंने 10 रुपये में से 4 रुपये दे दिए ना, तो मेरे पास कितने बचे? 6 रुपये बचे। ठीक है, तो मेरे पास 6 रुपये बचे, तो मैंने 10 माइनस 4 कर दिया। लेकिन मैंने जिसको 4 रुपये दिए हैं उसके पास इनिशियली कुछ नहीं था, तो उसको मैंने 4 रुपये दे दिए, तो उसके पास अभी कितने हो गए? 4 रुपये हो गए उसके पास। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर है, इनिशियली अमोनिया हमारे पास है ही नहीं, उसके 2x मोल्स बन रहे हैं, तो फाइनल मोल्स उसके क्या होंगे? 2x होंगे। तो प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं करेंगे ना, प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बिकॉज इनिशियली उसके पास कुछ था नहीं, 2x उसके पास बन गया है ना, तो फाइनली उसके मोल्स क्या होंगे? 2x होंगे। कोई बोल रहा है सर इनिशियली अमोनिया के मोल्स 0 क्यों लिए? क्योंकि यार रिएक्शन तो हुई नहीं ना, रिएक्शन थोड़ी हुई है, रिएक्शन जब होगी तभी तो अमोनिया बनेगा ना। इनिशियली तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होगा। ओके,
तो इनिशियली अमोनिया है ही नहीं, इनिशियली अमोनिया क्या है, 0 है। वो कब बनेगा, जब ये रिएक्शन होगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी के पास कोई रुपया नहीं था ना, उसको मैंने 4 रुपया दिया, तो इनिशियली तो उसके पास 0 था। 4 रुपया जब मैंने उसको दे दिया तब उसके पास 4 रुपया हुआ ना, और मेरे पास फिर क्या हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल मोल्स आए हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के। अब क्या बोला जा रहा है, उन्होंने बोला है कि अमोनिया का जो मोल परसेंट है ना, वो कितना है, अमोनिया अभी 40% है टोटल मोल्स का। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल मोल्स कितने हैं। तो टोटल मोल्स कितने हैं, तो देखो एक का A/2 - x है, तो n टोटल A/2 - x है एक का, दूसरे का था 3A/2 - 3x, ये हाइड्रोजन के मोल्स थे। एंड अमोनिया के कितने मोल्स बने, 2x। तो ऐड करके क्या आएगा, ऐड करके आ जाएगा ये 2A - 2x। ठीक है, टोटल मोल्स हमारे पास क्या आ गए, 2A - 2x आ गए। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो अमोनिया के मोल्स है वो 40% है। अमोनिया के कितने मोल्स हैं, 40%। तो ये जो A/2 - x है, ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 40% ऑफ टोटल मोल्स, मतलब 40/100 इंटू 2A - 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए 3x - 3A/2। क्यों भाई, एक इनिशियली 3A/2 था ना, उसमें से 3x रिएक्ट किया, तो 3A/2 - 3x होगा। तो टोटल मोल्स 2A - 2x है, उनका 40% क्या है, अमोनिया का मोल्स है। तो वो देखो क्या आ रहा है अभी, तो A/2 - x इज इक्वल टू, हाँ अमोनिया का 40% ही तो लिया है, 40/100। अच्छा सॉरी, अमोनिया है क्या, 1 मिनट, नाइट्रोजन नहीं अमोनिया है ना, हाँ हाँ, रॉन्ग कर लिया यहाँ पर थोड़ा, अमोनिया का बोला उसने। तो अमोनिया के मोल्स कितने हैं, अमोनिया के 2x मोल्स है ना, हाँ। सो दिस 2x शुड बी 40% ऑफ, हमने एक्चुअली नाइट्रोजन का लिख दिया था। तो 2x इज मोल्स ऑफ अमोनिया, जो कि क्या होना चाहिए, 40% ऑफ टोटल मोल्स। तो देखो ये 2:2 क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया ना, 2 से कैंसिल आउट होगा और 5 से कैंसिल आउट होगा ये। तो इसको डिफरेंट उसे लिख देते हैं, 2 एंड 5। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, सो 4 सॉरी 10x, या फिर 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2A - 2x। सो x यहां से 2A/7 आएगा। तो ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, ना हमें क्या निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है नाइट्रोजन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो नाइट्रोजन के मोल्स क्या है, A/2 - x डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या है, 2A - 2x। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो A/2 - 2A/7 एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2A - 2 टाइम्स ऑफ 2A/7 मतलब 4A/7। तो क्या आ जाएगा ये, नीचे 10
3/14 होगा, ए से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/14 एंड ये 7/10, ऐसा कुछ आएगा शायद। तो फाइनली आंसर क्या होगा? 2 टाइम्स, डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, 0.15 ना, 0.15 यही होगा। आई डोंट नो सर ने क्या बताया था, मुझे नहीं पता उस बारे में, बट जैसा मैं बता रहा हूँ वो समझा कि नहीं समझा वो बताओ। अनम्यूट नहीं करेंगे, डाउट्स इसी पे पूछो, चैट पर ही पूछो। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जो कि ऊपर से आया हुआ है, ठीक है, और नीचे भी देखो जो टोटल मोल्स है उसमें भी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको आगे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद ये 0.15 आएगा। NH3 का मोल परसेंट 40 है, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का 60 होगा, बराबर है। हाँ वो भी सही है सर, अभी आगे मैं तुम्हें बता सकता हूँ सर ने क्या किया होगा। तो दोनों का मोल परसेंट जो है वो क्या है, N2 और H2 है ना। यहाँ पर क्या था कि वो जो दोनों थे स्टोइशियोमेट्रिकली हमने लिए थे, तो जो बचे होंगे वो भी 1:3 के रेशियो में बचे होंगे, ये क्लियर होना चाहिए है ना। अगर हम इनिशियली 1:3 के रेशियो में उनको ले रहे हैं, जो कि कितने लिए थे, a/2 एंड 3a/2, ठीक है, तो 1:3 रेशियो में लिए थे, तो रिएक्ट होने के बाद जो बचेंगे वो भी 1:3 रेशियो में बचेंगे। तो सर ने जैसा तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताया था, अभी तुमने बताया तो मुझे समझ में आया कि सर ने क्या बताया होगा। तो 60% जो है वो अमोनिया का है, तो इन दोनों का मिला के, सॉरी 40% अमोनिया का है, तो इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, दोनों का मिला के 60 होना चाहिए, समझ आया। अब दोनों का मिला के 60 होना चाहिए, और वो भी किस रेशियो में, वो होना चाहिए 1:3 रेशियो में। तो दोनों का मिला के 60 1:3 रेशियो में कब होगा, जब एक का 15 है और दूसरे का 45 है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? सर ने जो बताया वो ये वाला ट्रिक बताया तुम, तो हो गया ना, यही तो है। एक का 15%, दूसरे का 45%, तो 15% है तो कितना मोल फ्रैक्शन हुआ, 0.15। मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन में डिफरेंस कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, 1 में कितना है, और मोल परसेंट क्या होता है, 100 में कितना है, समझाया। तो अगर मोल परसेंट तुम्हें निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन को 100 से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 0.15 जो है वो मोल फ्रैक्शन आया है, तो एक्चुअली ये मोल परसेंट कितना है, 15% है। ओके, अभी तुम्हें अमोनिया का यहाँ पर मोल परसेंट दिया था, कितना दिया था, 40% दिया था, तो वो मोल परसेंट था। अगर कोई बोलता है कि अमोनिया का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो एक्चुअली वो मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.4 है। तो मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट जो है एक ही बात हो जाती है।
बस 100 का डिफरेंस है। क्लियर है क्या? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन वो ट्रिक कब काम यहीं पर कर रही है, हर जगह काम करे जरूरी नहीं है। यहां पर क्यों काम कर गई? बिकॉज जो हमें अमाउंट दिया था ना वो स्टोइशियोमेट्रिकली दिया था। ओके, 1:3 रेशियो में दिया गया था इनिशियली अमाउंट, तो जो बचेगा वो भी 1:3 रेशियो में बचेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो two flasks of equal volume are evacuated, then one is filled with gas A, the other with gas B at the same temperature and pressure। तो देखो इक्वल वॉल्यूम है ना, तो P, V एंड T कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, ये मैं बोल सकता हूं सेम है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होते हैं या सेम होते हैं तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। यही एक तरह से मैं बोल सकता हूं पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी इसको तुम देख सकते हो, ठीक है, या फिर एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ यही बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम मतलब सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर इक्वल वॉल्यूम वाले कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझाया? तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम होंगे तो वो क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ बी वॉज फाउंड टू बी 0.806 ग्राम while weight of A was found to be 1.4 ग्राम। ठीक है, तो मोल सेम है, तो देखो वेट ऑफ A डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेट ऑफ B डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ B, ये होना चाहिए। तो मोलार मास ऑफ B अपॉन मोलार मास ऑफ A क्या होगा, तो दिस इज वेट ऑफ B अपॉन वेट ऑफ A हो जाएगा। वेट ऑफ B क्या है, B का वेट है 0.8 एंड A का वेट क्या होगा 1.4, तो कितना आएगा ये, so this is 0.57। मतलब क्या है कि B का मोलार मास 0.57 टाइम्स है A का मोलार मास, या मैं बोल सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल जो है B का वो A के एक मॉलिक्यूल का 0.57 टाइम्स है। इक्वल प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये कहां से आया, यूजिंग एवोगैड्रो लॉ। तो मोल सेम होंगे तो मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, वेट बाय मोलार मास से निकाल सकते हैं। तो वेट बाय मोलार मास ऑफ A इज इक्वल टू वेट बाय मोलार मास ऑफ B, तो वहां से मोलार मास का रेशियो क्या हो जाएगा 0.57 हो जाएगा। ओके, आगे चले। Now question number 3, on reduction with hydrogen 3.6 gram of an oxide of metal left 3.2 gram of metal। अब देखो हमारे पास क्या था, 3.6 ग्राम जो है ना वो ऑक्साइड था पूरा मिला के, उसमें मेटल कितना था
उसमें मेटल था 3.2 ग्राम, तो बचा हुआ जो है वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए फिर, 0.4 ग्राम होना चाहिए। ओके, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं हम, देखो मास दोनों का पता है, इसका 3.2 है, इसका 0.4 है, तो ये तो वेट है। एटॉमिक मास कितना दिया है हमें, एटॉमिक मास जो है मेटल का 64 दिया है। तो जैसे परसेंटेज से निकालते थे वैसे यहां पर निकालेंगे। एटॉमिक मास इसका कितना दिया है 64, एंड ऑक्सीजन का तो हमें पता है कितना होता है 16, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 3.2 डिवाइड बाय 64, दैट इज 0.05, एंड ये क्या होगा 0.4 डिवाइड बाय 16, 0.025। तो ऑब्वियसली ये रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया ना, 2:1 रेशियो आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, M2O होगा। मोल्स का रेशियो क्या है दोनों का, 2:1 है, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2O हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड जो है, मतलब मेटल और ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है, मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड, उस मेटल ऑक्साइड का वेट 3.6 ग्राम था, उसमें मेटल कितना है 3.2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना होगा उस कंपाउंड में 0.4 ग्राम। तो वेट पता है मेटल और ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास भी पता है, तो मोल्स निकाल लिए, एंड मोल्स का जो रेशियो है वो क्या है 2:1 है। तो उसी रेशियो में हमारे पास फॉर्मूले में दोनों के एटम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain compound has molecular formula X4O6. If 10 gram of X4O6 has 5.72 gram of X, atomic mass of X is, तो देखो हमें X का वेट कितना दिया है, X का दिया है 5.72, और X4O6 जो है उसका वेट कितना दिया है 10। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ X निकालना है। तो देखो परसेंटेज जो है वो क्या होगा X का, तो परसेंटेज ऑफ X 5.72 बाई 10 इंटू 100, ये हो जाएगा एक। तो इसके अलावा एक और फॉर्मूला यहां पर आएगा, कौन सा फॉर्मूला है वो याद है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट वाला फॉर्मूला पता है सभी को। अगर मैं बोलता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ एक्स जो है वो ए है, तो परसेंटेज का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है ना, तो 6 इंटू 16 दैट इज 96 इंटू 100। तो ये भी हमारे पास परसेंटेज ऑफ एक्स हो जाएगा। तो दोनों से जो एक्स है उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे तुम इस फॉर्मूले से देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यूज करें बेसिकली हम, है ना। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसका परसेंटेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। चाहे तुम कितना ही वेट ले लो उसका, तुम 10 ग्राम वेट ले रहे हो तो भी वही परसेंटेज होगा, 100 ग्राम वेट ले रहे हो तो भी वही होगा, कितना ही ग्राम ले लो, ठीक है। सो ये वेट परसेंटेज हो गया। ये हमारे पास यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट परसेंटेज आया है, और ये जो वेट दिया है
उसके थ्रू आया है। तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इक्वेट कर दो, इक्वेट करने पर ए मिल जाएगा। ठीक है, एंड ए आ जाएगा, देन हो गया सॉल्व। वही निकालना था। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन कैसे आया? सेकंड इक्वेशन आया, एक फॉर्मूला है उससे। फॉर्मूला सभी को पता है क्या? वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाला फॉर्मूला, नहीं पता हो? एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट is equal to number of atoms into atomic mass divided by molecular mass into 100। तो जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है ना, वो यहां पर क्या है, X4O6 है। तो नंबर ऑफ एटम्स X के कितने हैं? 4। उसका एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास है उसका A। तो 4 टाइम्स ऑफ A हो गया, डिवाइड बाय पूरे का मॉलिकुलर मास क्या होगा? 4A प्लस ऑक्सीजन 16 है, 96 इंटू 100। समझाया? क्लियर है सभी को? तो यहां से सेकंड इक्वेशन आया था। ये फॉर्मूला आया कैसे? ये तो फॉर्मूला दिया है ना, सर ने लिखवाया है तुम्हें। तुम्हें याद नहीं है अभी, क्या पता? ये फॉर्मूला सर ने लिखवाया होगा। डिराइव कैसे हुआ? डिराइव ऐसे हुआ कि 1 मोल मान के चल गए, है ना। तुम इसका 1 मोल मान के देखोगे तो ये ऊपर वाला जो है ना, वो 1 मोल में एक्स का वेट हो जाएगा, और ये उस कंपाउंड का वेट हो जाएगा। समझाया? तो एक्स का टोटल वेट डिवाइड बाय X4O6 का वेट इंटू 100, ऐसे आया। समझाया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है कि पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एलिमेंट का जो परसेंटेज है वो फिक्स रहता है। जैसे यहां पर X4O6 का तुम कितना ही वेट ले लो, परसेंटेज उसका क्या रहेगा? X का फिक्स रहेगा। तो दोनों जगह परसेंटेज ही तो निकाला हमने और उसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि परसेंटेज सेम है चाहे कितना ही वेट ले लो। और वो परसेंटेज क्या रहेगा? ये रहेगा, ये जो हमने फॉर्मूला बताया, इससे जो परसेंटेज आया वो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। If 224 ml of triatomic gas has mass 1 gram at 273 Kelvin and 1 atm, तो एनटीपी कंडीशन दिया है। टू 273 Kelvin and 1 atm, that is nothing but एनटीपी। तो एनटीपी कंडीशन दिया है। नाउ वॉल्यूम हमें कितना दिया है? 224 दिया। मान लो हमारे पास गैस है X3। गैस क्या है? ये हमारे पास गैस है मान लो। तो इसका हमें कितना दिया? 224 ml दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? एनटीपी कंडीशन है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम गिवन ml में है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 22400 करेंगे। सो ये नंबर ऑफ मोल्स आए। कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स? 1/100। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
नाउ ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ये वेट वाले फॉर्मूले से भी इतने आने चाहिए। सो 1/, दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट कितना दिया है, वेट हमें दिया है 1 ग्राम, सो 1 डिवाइड बाय मोलार मास। अब देखो एक्चुअली x3 है ना, तो इसका मैं एटॉमिक मास कुछ मान लेता हूं, मान लो एटॉमिक मास हमारे पास, एटॉमिक मास मान लो A है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ओजोन का कितना हो जाता है, 48 हो जाता है ना। तो यहाँ पर x का एटॉमिक मास जो है वो क्या है, हमने A मान लिया है। तो फिर x3 का मोलार मास क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा। ओके, वेट 1 है, मोलार मास क्या है 3A हो गया। तो 1/3A इज इक्वल टू क्या होगा, ml में दिया था, दैट्स व्हाई 22400 से डिवाइड किया। होता तो 22.4 से ठीक है, या तुम पहले ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, जो ml में वॉल्यूम है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। क्या आएगा, by 3mu ग्राम। हेलो, क्या वो आवाज नहीं आ रहा है क्या, वॉइस क्रैक हो रहा है, अभी आ रहा है ना। तो 100/3 जो है एएमयू में आया, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा वो। या फिर ऐसे भी तुम इसको बोल सकते हो कि 100/3 जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास आया था, जो कि 1 मोल का होता है, तो डिवाइड बाय Na कर दो। ना आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द वेट ऑफ 350 ml ऑफ ए डायटोमिक गैस एट 0 डिग्री एंड 2 atm प्रेशर इज 1 ऑफ 1 एटम इज। तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, डायटोमिक गैस है यहाँ पर, मतलब X2 है मान लो, तो इसका एटॉमिक मास हम A मान लेते हैं। एटॉमिक मास जो है वो क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो मोलार मास क्या हो जाएगा पूरे इसका, मोलार मास ऑफ X2 क्या होगा,
ये हो जाएगा 2A। ओके, तो 350 ml है, तो प्रेशर 2 ATM। हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, PV इक्वल टू nRT लगाएंगे। तो प्रेशर इज 2 इंटू वॉल्यूम क्या लेंगे, वॉल्यूम इज 350 ml, उसको ऑब्वियसली लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे लीटर के लिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट हमें कितना दिया है, वेट दिया है 1 ग्राम, तो 1 डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे तो वेट आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट बाय मोलार मास, इनटू आर की वैल्यू क्या लेंगे 0.0821, इनटू टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ए की वैल्यू आ जाएगी तो फिर क्या निकालना है तुम्हें, वो ए की वैल्यू ऑब्वियसली यहां पर भी क्या आएगी, एएमयू में आएगी, बट इन्होंने ग्राम में पूछा है, तो दैट्स वाई डिवाइड बाय एन ए किया है। तो ए जो है वो कितना आ रहा है, ए 16 आ रहा है। ओके, तो 16 जो है वो ए है, तो वेट ऑफ 1 एटम, या मैं यहां पर बोल सकता हूं वेट ऑफ ए जो है 16 है, तो 1 मोल एटम जो है वो 16 ग्राम है। आर 1/12 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, आर को 1/12 भी ले सकते हो, जैसा मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी शायद तुम्हें बताया है, आर को 1/12 भी ले सकते हो। तो वेट ऑफ 1 मोल एटम कितना है, 16 ग्राम है, तो वेट ऑफ 1 एटम क्या होगा, वेट ऑफ 1 एटम जो है वो हो जाएगा डिवाइड बाय एन ए, मतलब 16 बाय एन ए। तो लास्ट टाइम जैसा ही है ये, बस यहां पर हमें पी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना था। एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 एटम सेम ही है, बट यूनिट जो है वो क्या है, एटॉमिक मास का हम जनरली यूनिट एएमयू लेते हैं, मास ऑफ 1 एटम ही मतलब एटॉमिक मास है, मास ऑफ 1 मोल एटम इज ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ 1 मोल एटम जो है वो ग्राम एटॉमिक मास है, और वो ग्राम में रहती है उसकी वैल्यू, है ना। और यहां पर भी हम जो 16 बाय एन ने निकाला वो ग्राम में निकाला है। अगर कोई एएमयू में पूछता ना तो 16 एएमयू आंसर आता, बट उन्होंने एएमयू में नहीं पूछा, उन्होंने ग्राम में पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आयोडीन और क्लोरीन दिया है। आयोडीन का कितना मोल्स है, आयोडीन का हमें देखो 25.4 ग्राम दिया है, मतलब कितना मोल्स दिया है, डिवाइड बाय 254, इसका मोलार मास 254 है, तो कितना मोल्स हो गया ये 0.1। एंड Cl2 जो है वो कितना दिया है, Cl2 हमें दिया है 14.2 ग्राम, दैट इज 14.2 डिवाइड बाय मोलार मास, तो इसका मोलार मास 71 होता है, दैट इज 0.2।
तो इन दोनों के मोल्स दिए। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों रिएक्ट करके ICl3 एंड ICl5 बना रहे हैं, सॉरी ICl एंड ICl3 बना रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, I2 प्लस Cl2 गिव्स, एक तो ICl वाला हो जाएगा, ये रिएक्शन है, और दूसरा रिएक्शन क्या है, I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl3 एंड एक ये रिएक्शन है। तो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ICl एंड ICl3 फॉर्म। मान लो इसके A मोल्स बन रहे हैं और इसके मान लो B मोल्स बन रहे हैं, तो हमें A बाई B का रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे आएगा, तो अच्छा 2 मोल ऑफ ICl कितने I2 से बनेंगे, देखो I2 के टोटल मोल्स 0.1 है, बट वो 0.1 क्या है, फर्स्ट रिएक्शन के I2 के मोल्स और सेकंड रिएक्शन के I2 के मोल्स है ना, दो अलग अलग रिएक्शन लिखनी है हमें, एक ही रिएक्शन में नहीं करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन में I2 रिएक्ट किया है, सेकंड में भी किया, दोनों I2 के मोल्स मिला के 0.1 है, एंड इसी टाइप से दोनों रिएक्शन के क्लोरीन के मोल्स मिला के 0.2 है। तो 2 मोल, देखो 2 जो है वो कितने से बनता है, 1 से बनता है ना। तो यहाँ पर I2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे फर्स्ट रिएक्शन में, अगर A मोल्स बने हैं तो I2 के A/2 रिक्वायर्ड होंगे। एंड इसी टाइप से क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन का भी देखो 2 मोल्स 1 से बनता है, तो A कितने से बनेगा, A/2 से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू ये निकाला है ना, ICl के थ्रू, ICl जो है ना उसके थ्रू हमने क्या निकाला, I2 और Cl2 के मोल्स निकाले। नाउ इसी टाइप से ICl3 जो है उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पर भी 2:1 रेशियो है, तो इसके क्या हो जाएंगे, B/2, एंड Cl2 का देखो 2:3 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2 इंटू B। क्लियर है। नाउ दोनों के मोल्स मिला के मतलब फर्स्ट रिएक्शन में I2 और सेकंड रिएक्शन में I2 के मोल्स मिला के क्या होना चाहिए, 0.1। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। इसी टाइप से Cl2 के मोल्स मिला के क्या होने चाहिए, Cl2 के मोल्स मिला के होने चाहिए 0.2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लो। ओके, एंड सॉल्व करके A और B आ जाएगा, A और B आ जाएगा, तो A/B निकालना है हमें। चले आगे। ठीक है, अभी देखो सारे क्वेश्चन यार इस टाइप से अगर हम कराने जाएंगे ना तो एक्चुअली मोर देन वन में भी बहुत टाइम लग जाएगा इसमें भी। तो अब ऐसा करते हैं, किसी को बीच में कोई डाउट हो तो वो बता दो, वही करा देते हैं, अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा और सारे क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने में काफी टाइम चला जाता है। तो अपने डाउट बताओ फटाफट, बीच में कोई डाउट हो तो। 8th में डाउट है, ओके, और बोलो। 8th के अलावा और कौन सा है, पहले 8th ही ले लेते हैं, उसके बाद आगे वाले डाउट बताना तुम लोग, क्योंकि ऐसे क्या टाइम काफी जा रहा है हर एक क्वेश्चन कराने में। तो 8th में क्या है, ए मिक्सचर कंटेन्स FeSO4 FeSO4 जो है एंड Fe2SO4 होल थ्राइस। इन दोनों का मिक्सचर दिया है। तो मान लो हमारे पास इसके A मोल्स हैं और इसके मान लो B मोल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, दोनों प्रोवाइड करते हैं इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। तो देखो सल्फेट आयंस इसके कितने होंगे, ए हो जाएंगे फर्स्ट वाले से, और सेकंड वाले से सल्फेट आयन कितने हो जाएंगे, एक से कितने आते हैं, एक से 3 सल्फेट आ रहे हैं ना, SO4 3 आ रहे हैं, तो एक से 3 आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, 3B हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, A = 3B। अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ रेशियो ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। देखो फर्स्ट वाले में Fe2 पॉजिटिव है, फर्स्ट वाले में जो Fe आयन है Fe2 पॉजिटिव है,
और सेकंड वाले में जो Fe आयन है वो क्या है, Fe3 पॉजिटिव है। तो Fe2 पॉजिटिव के कितने हैं हमारे पास, A है, और Fe2 पॉजिटिव के कितने हैं, 2 है ना। तो हमें A/2B का रेशियो निकालना है। ओके, तो A/2B कितना होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से, तो A की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3B। ठीक है, इधर से सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3B डिवाइड बाय 2B। ओके, सो 3B डिवाइड बाय 2B, तो ये क्या आ गया, 3:2 आ गया। बस हो गया। A इक्वल टू 3B कैसे आया, सल्फेट आयंस इक्वेट किए ना। FeSO4 में कितना होगा, एक FeSO4 में एक ही SO4 है ना, तो SO4A हो गया। Fe2SO4 होल थ्राइस में 3 A है, सॉरी 3 SO4 है ना। तो अगर पूरा Fe2SO4 का हम B लेते हैं तो SO4 का क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा। तो दोनों से SO4 निकाले और उन्होंने बोला है कि SO4 सेम है, तो इक्वेट कर दिया, तो इक्वल टू 3B आ गया। और बाद में क्या निकालना है, Fe2 पॉजिटिव के आयंस डिवाइड बाय Fe3 पॉजिटिव के आयंस। तो Fe2 पॉजिटिव के आयंस देखो क्या होंगे, A हो जाएंगे, और Fe3 पॉजिटिव के आयंस 2B हो जाएंगे। हाँ ध्रुव क्या बोल रहे हो, किसमें डाउट है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है, बोलो जल्दी बोलो। अनम्यूट नहीं करेंगे, फटाफट बताओ यार। ICL लेके किया, हाँ वैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट रिएक्शन में I2 का X रिएक्ट करा दो, लेकिन रिएक्शन तुम रॉन्ग लिख रहे हो, I प्लस Cl2 गिव्स ICl, ऐसे नहीं होगा। I2 प्लस Cl2 गिव्स 2 ICl, ऐसे होगा ना रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में I2 के X रिएक्ट करा दो, सेकंड रिएक्शन में बचे हुए रिएक्ट करेंगे, वैसे भी कर सकते हो। कोई पूछ रहा है सर सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर 8 में 2B से क्यों डिवाइड किया, ये देखो, ये Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव के आयंस ये हैं, एंड ये जो है ना ये Fe3 पॉजिटिव के आयंस है। Fe3 पॉजिटिव के आयंस क्या है, 2B होंगे। इक्वेशन रॉन्ग लिखी ना तुमने ध्रुव, तो राइट कैसे, राइट आगे होगा गलती से, बट इक्वेशन रॉन्ग है तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं करोगे, इक्वेशन पहले राइट करोगे, I2 प्लस Cl2 गिव्स 2 ICl। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट बोलो फटाफट। नाइन्थ भी कराना है, नाइन्थ में भी डाउट है, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 17 करा देते, कोई तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है काफी टाइम से, देन नाइन्थ पर आते हैं अगर नाइन्थ में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाउ मेनी स्फेरिकल कोलॉइडल ऑयल पार्टिकल, सारे ही करवा देंगे बट अभी टाइम नहीं है ना, क्या करें, पहले 17 करा देते हैं। तो पहले 17 करा देते, बिकॉज मैक्सिमम को हो सकता है एक दो को और भी इसमें भी डाउट हो। तो हाउ मेनी स्फेरिकल कोलॉइडल ऑयल पार्टिकल्स 20 एंगस्ट्रॉम इन वन रेडियस कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप वाज। तो यार ये तो इजी है ना, बड़े वाले का जो वॉल्यूम है ना उससे डिवाइड कर दो छोटे वाले के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का वॉल्यूम जो है उसको छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो हाउ मेनी स्फेरिकल colloidal oil particles 20 angstrom in radius can be made from, मतलब बड़ा यहाँ पर क्या है, ऑयल है, ऑयल ड्रॉप जो है वो बड़ा है, ठीक है,
और छोटा क्या है, जो स्फेरिकल कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो छोटे हैं। ठीक है, तो क्या होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़े वाले का जो रेडियस है वो क्या है, देखो माइक्रोन, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर ही है। तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ रेज टू 3 डिवाइड बाय 4/3 पाई, छोटे वाले का क्या है 20 एंगस्ट्रॉम, तो 20 इंटू 10⁻⁻10 रेज टू 3। तो 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया। एंड देखो नीचे जो है उसको 2 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 भी जब कैंसिल आउट होगा तो 10⁻⁸ ऊपर आएगा और नीचे 10⁻⁻27 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 10⁹ होगा। इतनी ड्रॉप बन सकती हैं, ये इतने सॉरी वो कोलोइडल पार्टिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा करना है, 9th करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वॉल्यूम रेशियो। तो देखो हमारे पास एक का 0.36 मोलार है HNO3 और दूसरे में कितना HNO3 है 0.15 मोलार है। तो बोल रहा है कि किस वॉल्यूम रेशियो में हम दोनों को मिक्स करें कि फाइनल वॉल्यूम जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका 0.24 कॉन्सेंट्रेशन हो। मान लो इसका V1 वॉल्यूम लिया, इसका V2 वॉल्यूम लिया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला गया है 0.24 मोलार बोला गया है। तो देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट के मोल्स, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के मोल्स डिवाइड बाय रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखो फर्स्ट वाले से कितने मोल्स आएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से मोल्स आ गए। सेकंड वाले से कितने मोल्स आएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के मोल्स और सेकंड वाले सॉल्यूशन के मोल्स दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन के, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। फर्स्ट का V1 वॉल्यूम लिया था, सेकंड का V2 लिया था, मिक्स किया, डाइल्यूट भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है ना, जस्ट मिक्स किया है। तो एक का V1 वॉल्यूम दूसरे का V2 वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। बस कुछ नहीं है, यहां से सॉल्व करके रेशियो आ जाएगा। तो ये 0.09 V2 इज इक्वल टू 0.12 V1 आ जाएगा शायद। तो V1 बाई V2 क्या होगा 3/4। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वन एटम ऑफ एलिमेंट वेव्स दिस मस्ट। देखो जो वन एटम का वेट जो है वही मैंने बोला कि एटॉमिक मास होता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो AMU होता है। ये हमें कितना दिया है, ग्राम दिया है, तो इसको AMU में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 3.98 को AMU मतलब ग्राम को AMU में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे,
डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर रहे हैं, एएमयू को ग्राम में नहीं कर रहे, ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा ये? तो दिस इज 39.8। हाँ, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, तो वो एक्चुअली तुम्हारा 1 मोल का मास आ जाएगा वो। एंड 1 मोल का जो मास का वैल्यू ग्राम में होता है, वही वैल्यू 1 एटम का एएमयू में होता है, तो वैल्यू सेम रहेगा, यूनिट अलग होगा बस। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में ही मास मिलेगा। तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कितना हुआ ये? 24। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेट रेशियो ऑफ Fe टू C। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है, किसमें Fe और C का रेशियो निकालना है? Fe टू Fe CN6, इसमें Fe और कार्बन का वेट का रेशियो निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। इसमें क्या होगा? तो एक में कितने Fe है? 3 है, और एक में कितने कार्बन है? 6 है। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ये रहेगा, याद रखना। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ये रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम? ऑब्वियसली वेट को मोलार मास से डिवाइड करके। ठीक है, सो या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेट रेशियो, अच्छा ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ गया, हमें क्या निकालना है? वेट रेशियो निकालना है। तो वेट रेशियो Fe डिवाइड बाय वेट रेशियो ऑफ कार्बन। तो वेट ऑफ Fe क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इंटू मोलार मास ऑफ Fe। ठीक है, एंड वेट ऑफ कार्बन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इंटू मोलार मास ऑफ कार्बन। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो Fe और कार्बन का तो पता ही है, क्या है? 3/6 है। ठीक है, और Fe और कार्बन का मोलार मास क्या है? Fe का मोलार मास है 56, एंड कार्बन का जो मोलार मास है वो कितना है? अच्छा, Fe का 56 है कि 65 है? 56 ही है ना सर? या 56 डिवाइड बाय कार्बन का 12, तो कितना आएगा ये? तो कितना, क्या रेशियो आ रहा है ये? तो यस, ये रेशियो हमारे पास 7:3 आ रहा है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द निकालना है, वो तो दिया ही हुआ है हमें, ए ऑप्शन में तो दिया ही हुआ है 12 ग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दिया है? बी ऑप्शन में भी मास दिया 13 ग्राम। सी ऑप्शन में मास नहीं दिया, मोल्स दिया है, तो 9 मोल्स हैं अमोनिया के। तो मास क्या होगा? 9 इंटू मोलार मास करेंगे तो मोलार मास कितना है उसका? 17। तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हो गया ये। एंड डी ऑप्शन में 80 ग्राम मॉलिक्यूल, 80 ग्राम मॉलिक्यूल
मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल इज नथिंग बट मोल्स। ओके, तो यहां पर 80 मोल्स दिए हैं। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सब H2SO4 है ना, तो ये हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मास किसका होगा? डी वाले का होगा। क्लियर है सभी को? ओके, 1 ग्राम कितना AMU होता है ये तो बताया होगा ना सर ने यार। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो तुम बोलते हो ना कि सर 1 ग्राम कितना AMU होता है, तो 1 ग्राम एक्चुअली होता है NaAMU। उल्टा करोगे तो ये आएगा। 1 ग्राम में कितना AMU होता है? Na। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम इन। तो देखो, रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो सॉरी, कार्बन टू हाइड्रोजन एटम। तो जस्ट तुम यहां पर क्या है, जो फॉर्मूला दिया उसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले में जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1:4 है। कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रेशियो क्या है? 1:4। सेकेंड वाले में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? 6:4। थर्ड वाले में क्या होगा? 12:22। एंड फोर्थ वाले में क्या होगा? 6:12। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का रेशियो आएगा। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे जो रेशियो आएगा वही रहेगा हमारे पास। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ इसमें से? मैक्सिमम कौन सा होगा? 6:4। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम एटम? 1 ग्राम एटम मतलब 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ एटम। एंड 1 मोल ऑफ एटम में कितने मोल्स होते हैं? Na होते हैं। 1 मोल ऑफ एटम जो है मतलब कितने एटम्स हो गए? Na एटम्स। तो ये भी इजी था डायरेक्ट। क्लियर है सभी को? और बाबा ने एक और चीज, हाँ, तो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। टाइम भी हो गया तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके, एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। बाकी मेरे ख्याल से और किसी में डाउट होगा नहीं। किसी को डाउट है क्या? और किसी, फटाफट ले लेते हैं अगर डाउट है तो। 15, 16, 17, लेकिन तुम्हारा दूसरा भी लेक्चर है ना अभी।
रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, दूसरा लेक्चर है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम्हें 15, 16, 17 में अभी भी डाउट रहेगा, फिफ्टीन 16 17 कराना है क्या? एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं होगा तो पूछ लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि काफी लोग निकल गए हैं, डाउट अभी तुम्हारा कोई दूसरा भी लेक्चर 8 बजे। विटामिन ई, विटामिन बी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, बहुत चीजें होगी। ठीक है, एंड करें फिर मीटिंग।